उसके बायोलॉजिकल फादर न तो रामा यादव हैं और ना ही मुरली यादव हैं। और उसके बाद जब पता किया गया, अदालत ने पूछा कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है पीड़िता से, तो उसका हस्बैंड भी एक मौजूद था, आया हुआ था अदालत में। पता चला कि रेप के बाद जो हमारे ऊपर आरोप लगाया हमारे मौकिलों के ऊपर, उसके बाद उसने उस व्यक्ति से जो है अपने पति से शादी भी कर ली थी। तो ये भी हमारे मौकिल के द्वारा बताया गया कि वह व्यक्ति जो इस घटना के बाद उससे शादी किया, घटना के पहले से ही उसके घर आता जाता था। नमस्कार, हम इस समय जो संत कबीर नगर जिला और सत्र न्यायालय के बाहर एक मामला 2015 में दाखिल होता है धंगड़ा थाने में, जहां पे फर्जी एक गैंग रेप का मामला दाखिल होता है। गैंग रेप का मामला दाखिल होने के बाद 2015 से 2023 तक चलता है, 24 आ गया है। 24 में उस मामले का फैसला आता है, तब पता चलता है वो मामला किस प्रकार का था। हमारे साथ मौजूद है सर, अपना नाम बताइएगा। सुधीर कुमार श्रीवास्तव। ये क्या पूरा मामला था? यह मामला था धनघटा के अंतर्गत दो व्यक्ति थे। ये हमारे रामा यादव जिनका अधिवक्ता मैं था, और एक मुरली यादव जिनके अधिवक्ता हमारे साथी श्री रविन्द्रनाथ पांडे जी भी थे। और इनको फंसाया गया था एक 376 डी आईपीसी के तहत और 5/6 पॉक्सो के तहत, जो है स्पेशल एक्ट है ये। और इसमें इनको फर्जी तरीके से फंसाया गया था 2015 में, और अदालत ने जो है पूरा ट्रायल किया, जिसमें इन दोनों को एकदम निर्दोष पाया। इसमें हमने डिमांड की थी कि साहब जो है वो गैंग रेप के द्वारा एक बच्ची पैदा हुई थी, उनका पीड़िता का कहना था। और जब उसको देखा गया, हमने जब डीएनए टेस्ट की मांग की तो डीएनए टेस्ट हुआ फोरेंसिक लैब में जो है, और उसके बाद जब उसका रिजल्ट आया तो वो दोनों जो है बायोलॉजिकल फादर नहीं थे पीड़िता के बच्ची के। और उसके बाद हमने जो बयान कराया इनका, जो है गवाहों का जब जिरह किया गया, उसमें स्पष्ट जो है घोर कंट्राडिक्शन निकल करके सामने आया। वादी मुकदमा के जगह जगह जो बयान थे, तहरीर में कुछ और था, एफआईआर में कुछ और था, न्यायालय में जब बयान हुआ उसमें उसने बयान में कुछ कहा, जिरह में कुछ और कहा। तो अदालत ने इस तरह से देखा, सारी चीज़ों का अवलोकन करने के बाद पाया कि यह एकदम फर्जी मामला है, और उन सब का परिशीलन करने के बाद न्यायालय ने हमारे साथ जो है न्याय किया और हमारे दोनों एक्यूज्ड को जो है बाइज्जत बरी किया है। आखिर क्या कारण था कि फर्जी फंसाया गया था? वो कारण था, एक तो जो रामा यादव थे वो सिमरी ग्राम में उनकी ससुराल थी, और उनके ससुर के कोई अन्य वारिस नहीं थे, केवल वही रामा की पत्नी ही जो है एकमात्र वारिस थी। और पीड़िता जो थी वो वादी मुकदमा और पीड़िता रामा के ससुराल के पड़ोसी थे। वो चाहते थे कि रामा अपने ससुराल में न रहे और सारी संपत्ति उनको मिल जाए। उसी संपत्ति को, रामा के ससुर की सारी संपत्ति को हड़पने के लिए इन्होंने फर्जी तरीके से रामा का भी नाम इस मुकदमे में घसीटा। और हैरत अंगेज बात यह है कि जब थाने पर शिकायत की गई और जब घटना घटित हुई, दोनों के बीच में 9 महीने का डिफरेंस था। और घटना एफआईआर तब दर्ज की जाती है जिस दिन बच्चा पैदा होता है, तब जा करके एफआईआर लॉन्च की जाती है। और अदालत में जब हमने पूछा कि आपने ये डिले क्यों किया, अगर कोई इस तरह की हीनियस क्राइम आपके साथ हुआ तो आपको तत्काल इसकी सूचना देनी चाहिए थी, तो वो इस चीज को स्पष्ट नहीं कर पाए कि उन्होंने डिले क्यों किया। और उस दौरान कहीं भी उन्होंने रामा का नाम नहीं लिया था। दौरान जो है घटना से लेकर के और एफआईआर दर्ज होने 9 महीने के दौरान कभी भी उन्होंने एक्यूज्ड रामा का नाम नहीं लिया। जब अदालत में बयान देना हुआ तब 164 सीआरपीसी के तहत जो बयान हुआ उसमें जाकर के उन्होंने रामा का बयान लिया, तब जाकर 376 डी आईपीसी के तहत यह मामला दर्ज हुआ। बाद में जब वादी का बयान, जब पीड़िता का बयान न्यायालय में हुआ तो 3/4 पॉक्सो एक्ट के मुकदमे को वहां पर अभियोजन पक्ष की दरखास्त पर 5/6 में कन्वर्ट किया गया पॉक्सो एक्ट के तहत। लेकिन जब डीएनए रिपोर्ट आया और डीएनए रिपोर्ट में स्पष्ट लिख करके आया कि तथाकथित पीड़िता का जो बच्ची है वह उसके बायोलॉजिकल फादर न तो रामा यादव हैं और ना ही मुरली यादव हैं, और
उसके बाद जब पता किया गया, अदालत ने पूछा कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है पीड़िता से, तो उसका हस्बैंड भी एक मौजूद था, आया हुआ था अदालत में। पता चला कि रेप के बाद जो हमारे ऊपर आरोप लगाया हमारे मौकिलों के ऊपर, उसके बाद उसने उस व्यक्ति से जो है अपने पति से शादी भी कर ली थी। तो ये भी हमारे वकील के द्वारा बताया गया कि वह व्यक्ति जो इस घटना के बाद उससे शादी किया, घटना के पहले से ही उसके घर आता जाता बच्ची था। का पिता वही था। बच्ची का पिता वही था। अदालत ने भी माना इस बात को कि कम से कम ये तो स्पष्ट हो गया अदालत में कि इस रेप के दोषी जो है न तो रामा यादव है और ना ही मुरली यादव है। अभी इतना जलालत झेलना पड़ा, जेल भी गए, 8 साल का लंबा वक्त था। और ये जो मामले होते हैं सामाजिक दृष्टि से भी काफी जो है उस गलत लोग देखते हैं, तो ऐसे में इन लोगों को जो हानि हुई उसके लिए क्या होगा? निश्चित तौर पर जो है बहुत ज्यादा हैरेसमेंट हुआ है हमारे क्लाइंट का। आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक हर तरह का उत्पीड़न लगातार 8 वर्षों से हमारे दोनों क्लाइंट जो है मुरली यादव और रामा यादव झेल रहे थे। और आज स्थिति यह है कि दोनों अदालत में ही जैसे ही फैसला आया वो भावुक हो गए, वो रोने लगे। और इससे उनका और तमाम लोगों का विश्वास भी अदालत के प्रति जो है बढ़ा है कि हो ना हो अदालत में आने पर हमें न्याय मिला कम से कम। तो अभी वो चूंकि बहुत भावुक हैं और जैसे ही वो थोड़ा सा संतुलित होते हैं तो निश्चित तौर पर हम अदालत से फरियाद करेंगे कि जो लोग कानून का बेजा इस्तेमाल करके निर्दोष नागरिकों को जेल के अंदर भिजवाते हैं उनके खिलाफ भी जो है अदालत को एक्शन लेना चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति ये काम न करे कि किसी निर्दोष को जो है कभी सजा भुगतनी पड़े। सर क्या कहना चाहेंगे, आपके क्लाइंट बरी हुए हैं? क्लाइंट हमारे बरी हुए हैं। इस मामले को लेकर के हम लोग काफ़ी न्याय के ऊपर विश्वास रखते हैं और काफ़ी खुश हैं उस फैसले के आने से कि मौकिल को हमारे न्याय मिला। न्याय मिलने में जो समय लगा वो न्यायिक प्रक्रिया में चलता रहता है कि कभी प्रोसिक्यूशन के द्वारा नहीं कुछ गवाह पेश किए गए जिसकी वजह से समय लंबा लगा, लेकिन जो न्याय हुआ है उस न्याय से संतुष्ट है हमारे मौकिल भी, हम भी। और सर जो गलत आरोप लगाए थे इन लोगों को, उनके खिलाफ क्या होगा? अब उनके खिलाफ मौकिल के कहने के अनुसार तब फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें विवेचना में क्या लापरवाही नहीं हुई है? विवेचना में भी लापरवाही की गई है। विवेचना में विवेचक के द्वारा काफ़ी लापरवाही की गई और उसी की वजह से सारी विवेचना को कोर्ट ने जो है अमान्य करते हुए मूल्यमान को दोष मुक्त किया। क्या क्या कहेंगे, आज बरी हुए हैं, क्या कहेंगे? हम बरी हुए हैं, बहुत खुश हैं कि न्याय हमको न्याय मिला न्याय से, और ऐसा गलती कोई और ना करे इसके लिए कानून के तरफ से हमें एक करते हैं कि मतलब ऐसा ना हो कि कोई निर्दोषी को फंसाकर जेल में भेज दे। आखिर क्या कारण था आपको फंसाया गया था? हमारे कारण यही था, रंजिश थी। हमारे पिता जो इसमें गवाही दिए पिता हैं, वो गवाही अपने भाई के ऊपर तेजाब डाले थे। उसमें हमारे पिताजी गवाही दिए थे, गवाही पक्ष में दिए थे, निपक्ष दिए थे, हमें नहीं मालूम। ज़्यादा दिन की बात हो गई है और इसी वजह से हमको अपनी लड़की के गंगरेब में फंसा दिए थे। क्या कहेंगे, बरी हुए हैं? हम बहुत सा खुश हैं। फर्जी फंसाया गया था, जमीन का मामला था, हमें साले नहीं थे, हमें घर वाली है, उसी पर जमीन की वजह से हमको फंसाया गया है। अभी आपको फर्जी फंसाया गया, आप जेल गए, 8 साल का लंबा वक्त जो है सामाजिक दृष्टि से भी लोग गलत नजरिए से देखते हैं कि इस प्रकार का आप लोग काम किए थे और आज बरी हुए, तो जो गलत आरोप लोग उनके खिलाफ क्या करेंगे? उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा, अभी समय से देखा जाएगा। अभी तो मामला निकले हैं तो फिर देखा जाएगा। अभी न्यायालय को क्या कहेंगे? न्यायालय का फिर ऐसा किसी और साथ न हो ऐसी घटना। न्यायालय और कानून को हर चीज देखकर चलना चाहिए। क्या न्यायालय पे अब भरोसा बढ़ा है? हाँ, 100% भाव है। और पुलिस पे? नहीं, पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है। पुलिस पे नहीं भरोसा है? ना। अगर पुलिस चाही होती तो सही अपना रिपोर्ट करती। तभी खत्म हो गया था, वही थाने पर खत्म हो गया था, पुलिस ने ढिलवाही किया, इसलिए हम लोग कहा 7-8 साल से झेल रहे हैं। कितने दिन के बाद मुकदमा दर्ज हुआ था? 9 महीने के बाद। 9 महीने के बाद। हाँ, जिस दिन और बच्ची पैदा हुई और लड़की को, उसी दिन इनके नाम से मुकदमा दर्ज हुआ था। पहले आपके नाम से मुकदमा दर्ज हुआ था? हमारे नाम से पहले मुकदमा चूंकि जब बच्ची जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। उससे पहले हम लोगों को नहीं पता था कि किसकी बच्ची है और क्या है, हम लोगों को नहीं पता था। तो देखिए किस प्रकार से 8 साल का लंबा वक्त गुजरता है। 8 साल के लंबे वक्त में
लोग जेल जाते हैं, फिर न्यायालय से उनको आज बरी होते हैं, किस प्रकार से अपना इन लोगों को मिले हैं और आज कह रहे हैं कि किस प्रकार से हमको जो है न्यायालय पे विश्वास बढ़ा और पुलिस पे पहले अगर पुलिस अच्छा काम की होती तो आज हमको ये दिन नहीं दिख रहा था। तो किस प्रकार से लोग फर्जी मुकदमा कर देते हैं और लोग जिंदगी बर्बाद करते हैं, ये उसकी ताजा तस्वीर आप देख सकते हैं। संतोष चौहान, सच बात लाइव।